नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सीसी ने पीएम मोदी को गजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निमंत्रण भेजा है। ये शांति शिखर सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हो रहा है। ये एक प्रसिद्ध रिजॉर्ट शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए जाना जाता है। इस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के 20 नेता शामिल होने वाले हैं। भारत की ओर से पहले से ही तय है कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मिस्र जाएंगे। वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी मिस्र जाने वाले हैं या फिर नहीं। भारत ने हमेशा शांति और संयम का समर्थन किया है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध रखता है, इसलिए भारत का इस शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है। तो गजा में लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा था। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और बहुत तबाही हुई। अब दोनों पक्षों के बीच शांति समझौता हो रहा है, जिस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर भी होंगे। उधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने से मात्र 5 दिन पहले आपको बता दें, लेकिन अभी तक ना तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चीजें फाइनल हुई हैं और ना ही महागठबंधन में कोई बात बनी है। आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन किया जा रहा है। इस बीच आज दिल्ली में बिहार की सियासी खिचड़ी पकने वाली है। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। शाम 6 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और बैठक में पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। तो एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे की खींचतान के बीच जनसुराज अब अपने दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। 9 अक्टूबर को पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। अब कल पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि इस बार इस सूची में 100 नाम शामिल होने की संभावना है। पहली जनसुराज सूची ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी। इस सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें कर्पूरी ठाकुर की पोती केसी सिन्हा, भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडे, प्रीति किन्नर और आरसीपी सिंह की बेटी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस सूची में किसी भी कद्दावर या स्थापित राजनीतिक हस्ती का नाम शामिल नहीं किया गया है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए एडवोकेट नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नवीन जी, एक तरफ एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी एक के बाद एक लिस्ट यहां पर जारी कर रही है। पहली लिस्ट में जिस तरीके के नाम निकलकर सामने आए, उन्होंने सभी को चौंका दिया और अब कल खुद प्रशांत किशोर दूसरी लिस्ट यहां पर सबके सामने जारी कर सकते हैं। क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरीके की राजनीति इस बार बिहार में उम्मीद कर रहे हैं? साहिल जी, देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बिहार का महाभारत है, बिहार के महाभारत में वो इस समय अभिमन्यु की तरह युद्ध कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका न किसी से गठबंधन है, न कुछ है। और प्रशांत किशोर की पार्टी में आप एक चीज देखेंगे, जो टिकट वितरण हुआ उसको लेके कोई विरोध भी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है जी। वहां जो भी चीजें हैं सहज भाव से उनके जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं उसमें कोई इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी खराब नहीं है कि कोई ये कहते कि नहीं हमारी जाति को नकार दिया गया या हमारे वर्ग को नकार दिया गया या महिला वर्ग को किनारे कर दिया गया। तो ये एक उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरी चीज क्या है कि जो गठबंधन दोनों है और इंडिया का, इन दोनों गठबंधन के अंदर आप देखिए कि आज भी स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बैठक कर रहे हैं, उसके बाद मान मनोबल होगी और ये सब करके ये पैचअप करेंगे चीजों को। उसमें कितनी अंदर से अंतर्मन से लोग जुड़ेंगे आपस में एक दूसरे को। ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे को हरवाने में लग जाए। हाँ। ये भी एक बड़ा विषय है कि भाई आपने हमारी सीट सी मान लो किसी और को दे दी। जदयू की सीट अगर मान लो इनको मिल जाती है जीतन राम मांझी को या चिराग पासवान को मिल जाती है जीती हुई सीट, तो वो कैसे वहां उनको जीतने देंगे, पनपने देंगे? स्थानीय लीडरशिप भी कोई चीज होती है, सिटिंग एमएलए भी कोई चीज होता है, तो वो अपनी सीट क्यों जाने देगा दूसरे के हाथ में? बिल्कुल, ये एक बड़ा विषय। इसी तरीके से तेजस्वी यादव के यहाँ हाल है। आज तेजस्वी यादव दिल्ली आए हुए हैं। निश्चित तौर पर उनके साथ शाम को राहुल गांधी के साथ मीटिंग है, वो लोग भी अपना कोई फैसला करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस एडमेंट है कि हम 60 से नीचे जाएंगे ही नहीं किसी हालत में जी। ये स्थिति बन रही। तो कुल मिला के ये गठबंधन आपस में जिस तरीके से अभी टिकट के लिए और सीटों के लिए मारामारी करते दिखाई दे रहे हैं,
इसमें एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि बिहार की जनता भी ये समझ रही है कि अगर कोई बेहतर विकल्प बन सकता है तो क्यों ना जन स्वराज को ट्राई किया जाए। जिस तरीके से हम युवाओं का रुझान देख रहे हैं, ठीक, बाकी का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन युवाओं को हम जिस तरीके से देख रहे हैं और उनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा इसी बात पे लगा दिया गया कि सब भीड़ आवश्यकता से ज्यादा आ गई। ठीक है सर। जिसकी इतनी लोकप्रियता है उसका असर तो पड़ेगा। चलिए, दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। लालू परिवार जहां अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची कर रहा है, वहीं अब उसे लैंड फॉर जॉब घोटाले में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले में कल यानी कि सोमवार को फिर से सुनवाई होनी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने इस दौरान लैंड फॉर जॉब मामले में तमाम आरोपी, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था। इसके चलते लालू यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि 24 सितंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला सुनाया जाने वाला था, लेकिन बाद में कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया और फैसला सुनाने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि फैसला सुनाते वक्त तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। खासकर उन आरोपियों को हर हाल में पेश होने को कहा गया है जिनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। अगर कोर्ट का फैसला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जाता है तो यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। वहीं अगर लालू परिवार बरी हो जाता है तो महागठबंधन, खासतौर पर आरजेडी, बड़ी राहत की सांस लेगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए कथित गैंगरेप मामले पर चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजेस को अंधेरा होने के बाद लड़कियों को बाहर निकलने से रोकना चाहिए। खुद लड़कियों को भी रात में बाहर जाने से बचना चाहिए। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर एमबीबीएस की छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली हैं और ममता बनर्जी ने एमबीबीएस छात्रा के साथ कथित गैंगरेप के मामले पर कहा कि बंगाल में जीरो टॉलरेंस है, हम यहाँ इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और मैं बाहर से यहाँ पढ़ने वाले छात्रों से भी अनुरोध करती हूँ कि रात में बाहर न जाएं। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए सूरज कुमार सिंह, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सूरज जी, दुर्गापुर में जिस तरीके की अमानवीय घटना सामने आई, उसके बाद ममता बनर्जी का जो बयान निकलकर सामने आया है, अब उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कैसे देख रहे हैं इसको? कैसे देखें बताइए। हमारा तो इतना दुर्भाग्य है कि हम इस पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री हैं और उस एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए वो पुलिस मंत्री भी है और उनके राज में, उनके शासन में एक पर एक रेप की घटनाएं घट रही हैं। आज जिस प्रकार से अभी तक आरजीकर की घटना को हम लोग भूले तक नहीं। कुछ दिन पहले हमने, आप लोगों ने सुना होगा, कस्बा लॉ कॉलेज में किस प्रकार से एक लॉ की छात्रा को उसी के कॉलेज में ही उसको रेप किया गया और तृणमूल छात्र परिषद के नेता के द्वारा किया गया। इसके पहले भी आपने घटनाएं सुनी है। आज जो दुर्गापुर में जो घटना घटी है, ये तो अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आप आरजीकर में एक डॉक्टर की बहन की अगर रेप होती है तो उसमें जो लोग एक्यूज है, आप सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। आप तो अपराधियों को बचाने का चेष्टा कर रहे हैं। पूरा का पूरा तंत्र उनको बचाने का कोशिश करता है। लेकिन सूरज जी, टीएमसी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन जो नियम कानून है उनका पालन मेडिकल कॉलेजेस को करना चाहिए। उनका तात्पर्य ये था। देखिए, इनकी कार्रवाई पे मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहूंगा। ममता बनर्जी के 2011 के बाद में वो जब मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद की मैं घटनाएं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर जब एक रेप केस हुआ था पार्क स्ट्रीट में, पार्क स्ट्रीट के रेप केस में, जहाँ पे उनके एक तत्कालीन अभी सांसद हैं, उनका भी नाम उसमें शामिल था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये एक छोटा सा घटना है। पार्क स्ट्रीट में जब रेप की घटना हुई तो उन्होंने बोला एक छोटा सा घटना है। जब यहाँ की आईपीएस ऑफिसर थी हमारी दमयंती सेन ने जब ट्रूथ सच जब बोला सामने मीडिया को, तो दमयंती सेन को ट्रांसफर करके पुलिस ट्रेनिंग बैरकपुर में भेज दिया गया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट के रेप के बाद में बोला था छोटा सा घटना है। कामदुनी, आपने सुना होगा कामदुनी गैंगरेप। उस कामदुनी के गैंगरेप केस में वकीलों को बार बार बदला गया, मामले को लूज किया गया और आज अपराधी बाहर है और वो पीड़िता मर चुकी है।
आज उसका परिवार जो है आज भी न्याय के लिए गुहार कर रहा है। क्या करेंगी ममता बनर्जी? उनका सरकारी तंत्र जो है वो अपराधियों के लिए बना हुआ है, वो अपराधियों को बचाती है। खासकर अगर वो लुंगी वाले टोपी वाले हुए तो उनको तो और भी ज्यादा। और आज इस केस में भी वही हालत है। अच्छा सूरज जी, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप लोगों की जो जिम्मेदारी है उसमें आप किस तरीके से आगे कार्यरत हैं? क्या कुछ मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है और क्या चाहते हैं आप लोग? सर मैं आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। आज ममता बनर्जी जिस प्रकार से इस मामले में जो लोग हैं जो शामिल हैं, आज फिरदौस शेख और शेख रिजाउद्दीन जी, ये जो लोग एक्यूज है, ठीक है, तो आज इनके लिए उनका कोई बयान आ रहा है क्या सामने में? वो तो हमेशा से शुरू से इनको सेव करती रही है। ये धर्म देखती है, ये धर्म देखकर लोगों का नाम देखकर कार्रवाई करती है ये लोग। ठीक, आज जिस प्रकार से हम विरोधी राजनीतिक दल के रूप में हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे सांसद और जितने भी हमारे नेता हैं, ऑलरेडी दुर्गापुर आसनसोल क्षेत्र में हमारा आंदोलन चल रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में हमारी महिला मोर्चा की जो हमारे लोग हैं, हम लोग उतर के रास्ते पे सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आज जो कुछ भी आप लोगों तक पहुंच रही है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करके यहाँ पर बंगाल में आज लोगों की आवाज बनी हुई है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक डिक्टेटरशिप की तरह एक सरकार चला रही है और वो कुचल रही है आंदोलनों को और लोगों को। भरोसा नहीं है। आज ममता बनर्जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आज ममता बनर्जी का बयान आया है। आप सोच सकते हैं इससे शर्मनाक क्या बयान हो सकता है? ममता बनर्जी बोल रही है कि रात को महिलाओं को निकलना नहीं चाहिए। सीएम बोल रही है पुलिस मंत्री होके कि रात को, अब इसके बाद अगर रात को कोई महिला निकलती है उसका संग कुछ होता है तो पुलिस तो बोलेगी कि हमारे सीएम ने मना किया था निकलने के लिए, आप क्यों निकल रहे? इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? अगर ये बयान किसी बीजेपी शासित किसी राज्य में किसी मंत्री ने बोला होता या किसी केंद्रीय नेता के मुंह से निकला होता तो आज तो ये इंडी जो जोट है, इनका जो INDIA जो जोट है, ये तो सड़कों पर उतर के तांडव करने लगते और कहते कि भाजपा महिला विरोधी है। आज सीएम महिला होके बोल रही है कि रात को महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। ये बयान शर्मनाक नहीं है? क्या जवाब देंगे? ठीक है सूरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ममता बनर्जी के बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई है। चौंकाने वाला बयान यहाँ पर ममता बनर्जी ने दिया। MBBS स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में ममता बनर्जी ने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि हॉस्टल्स की जिम्मेदारी होती है कि लड़कियां रात को बाहर ना जाएं, तो रात में लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने ये सवाल भी किया कि आखिर वो लड़की देर रात बाहर कैसे निकल गई। और इस बयान के बाद से अब लगातार ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी आ गई हैं। इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए सुमित मेहरोत्रा TMC से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। सुमित जी, ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का बयान दुर्गापुर मामले में दिया गया है उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक महिला होकर महिला का दर्द वो नहीं समझ रही हैं और इस तरीके का शर्मनाक बयान वो दे रही हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? इसमें क्या शर्मनाक बयान दे दिया? महिला है तभी तो दर्द समझ रही हैं, तभी तो मुझे कह रहे हैं कि रात के समय पे अगर जो सही बच्चियां होंगी, जो सही लड़की होगी, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी। उसे भी मालूम है कि आज इस समय क्या देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है। क्या केवल एक बंगाल की बात नहीं करें, उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो क्या बच्चियां सुरक्षित है? मुझे बताइए। नहीं, अच्छा सुमित जी सुनिए, आप जो कह रहे हैं, नहीं तो अगर रात में लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो उनका कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना या ये कहना कि वो अच्छे घर से नहीं है, क्या ये आपको शोभा देता है? मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई उसमें कोई टिप्पणी कोई गलत लड़कियों के लिए करूंगी। मेरी भी एक बहन है, मैं भी बहन का एक भाई हूँ। तो बिल्कुल आपकी बहन होगी सर, लेकिन जो अभी आपने बात कही मैं तो उसी को दोहरा रहा हूँ। आपने साफ तौर पर यह कहा कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो लड़कियां देर रात को घर से बाहर निकलती हैं वो सही नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल सरासर आप गलत बयान दे रहे हैं ना सर। जिस तरीके से हाँ। निकलना कोई गलत नहीं है, पर जिस तरीके से रात को 11 बजे 12 बजे जिस तरीके से लड़कियां हमने अक्सर देखा है, रोडों पे घूमती हैं, फ्रेंड्स के संग में रहती हैं, ना निकले, ठीक है, जितना काम हो उतना घर पे रहें, अन्यथा बाहर ना निकले। अरे सुमित जी, आप माहौल को ठीक करिए ना, आप लड़कियों को ठीक करने क्यों निकले हैं? आप माहौल ठीक करिए कि रात को कोई लड़की 12 बजे भी सुरक्षित होकर आपके क्षेत्र में घूम सके। आप कह रहे हैं कि लड़कियों का घर से निकलना बंद कर दो, और जिन लड़कियों के साथ घर में घुसकर रेप होता है
नहीं घूमती है। रेप की स्थिति तो आप उत्तर प्रदेश में आके देखिए, आइए उत्तर प्रदेश। अरे तो उत्तर प्रदेश में रेप हो रहे हैं तो आप क्या पश्चिम बंगाल में भी रेप करवाएंगे सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर में से निकाल करके ले जाते हैं। भाजपा का ये तांडव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाजपा के नेता ले जाते हैं। भाजपा के नेता इस समय रेप केस में आरोपी हैं, पर हो कुछ नहीं रहा है। रेप आरोपियों को छोड़। अरे सर, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, ऊपर से आप गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ पर दे रहे हैं। पहले तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके का बयान दिया उसको लेकर ही राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके की हलचल है, उसके बाद आप भी इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ पर दे रहे हैं। इसमें आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने क्या बच्चियों को लेकर के कोई गलत टिप्पणी करी है? बिल्कुल गलत टिप्पणी है सर ये। अगर आप मेरे से पूछे तो बिल्कुल गलत टिप्पणी है। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि लड़की 12:30 बजे बाहर निकली है तब उसके साथ इस तरीके की घटना हुई है, तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई हो रही है? आप देखिए जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की मजबूरी हो सकती है सर। नहीं, आज भी जरूरी नहीं है ना कि वो घूमने ही निकली हो, क्या पता किसी तरह की कोई मजबूरी हो। आज भी दीदी ने इसके ऊपर एक वक्तव्य दिया है, खुद खुला चैलेंज करा है कि जो लड़के इस तरीके की हरकत करेंगे, कोई भी आरोपी अगर इस तरीके की हरकत कराए उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, इसका हम भी समर्थन करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ समय पहले, अभी 10-15 दिन पहले एक वहां पे घटना घटी थी, तो उसको लेकर के भी अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि जो लोग भी क्राइम के उसमें आरोपी होंगे, चाहे वह पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेसी हो, कुछ भी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, संदेश दिया उन्होंने। ठीक है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, निश्चित रहे, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी खुद महिला है, तो इसलिए ठीक है। लेकिन सुमित जी, क्या आपको, सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि एक तरफ आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं और कार्रवाई होना बिल्कुल जरूरी है? अगर इस तरीके के मामलों में कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों को और ज्यादा समर्थन मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा जिनकी ऐसी मानसिकता है। लेकिन इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देकर भी कहीं ना कहीं आप उन लोगों का जो हौसला है उसकी अफजाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है आपको? नहीं, देखिए हम पहले खुद सुरक्षित रहें। हमें मालूम है, हमें अपनी बच्चियों को, बेटियों को, सबको सुरक्षित रखना है। और जो भेड़िए हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, चाहे प्रदेश के अंदर चाहे देश के अंदर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। चलिए ठीक है सर, पर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं वो जल्द से जल्द हो। और इस तरीके का बयान देने से पहले एक बार राजनेताओं को सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं और इस तरीके के बयान जब आप लोगों के मुख से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि लोगों के घर से निकलने पर आप पाबंदी ना लगाएं, बल्कि माहौल को इस तरीके का बनाएं कि लोग किसी भी वक्त निकल सके। नहीं, हम लोग खुद चाहते हैं, आप महिलाएं, बच्चे जो भी हमारे निकले, ठीक है, हम कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं। ठीक, हम कोई पाबंदी नहीं लगाते, पर हम कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। चलिए सुमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपको शुक्रिया। तो दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन भी यहां पर देखने को मिला है। MBBS स्टूडेंट से गैंगरेप केस में 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ने जिस तरीके का बयान दिया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती हुई TMC पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में बच्चों को दी रही गुड़ पापड़ी में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। तो डेली 24 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और डेली 24 भारत की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला। अब प्रशासन ने बुंदेलखंड तेजस्विनी समूह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेक्टर पर्यवेक्षक को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो छतरपुर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां PWD विभाग की सरकारी बिल्डिंग को कूटरचित दस्तावेजों के जरिए निजी हाथों में बेच दिया गया। इस घोटाले में शामिल हैं नगरपालिका के कर्मचारी, रजिस्ट्री लेखक और तत्कालीन उप पंजीयक सहायक, कुल 9 लोग। FIR दर्ज की गई है कंसुलाल अहिरवार, रजिस्ट्री लेखक रघुनंदन पाठक और नगरपालिका की राजस्व शाखा के 3 कर्मचारियों पर, जिन्होंने सरकारी जमीन को निजी बताकर प्रमाण पत्र जारी किए। इस रजिस्ट्री कांड में अब PWD विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के टुनकी गांव के पास एक ट्रक पलटने से बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 घायल हुए। केले से भरा ये ट्रक जलगांव जामोद अकोट रोड से अंजन गांव की ओर मजदूरों को लेकर जा रहा था, तभी ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया। सभी मजदूर अमरावती जिले के अंजन गांव सुरजी गांव के निवासी हैं।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से राहत कार्य किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है। तो एक साथ करीब 44 आला अधिकारियों का ट्रांसफर होने से अफसरशाही में भी हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक साथ 22 IAS, 21 PCS और 1 IFS का तबादला किया है। शासन ने यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जिलों में बेहतर शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर जारी यह आदेश संयुक्त सचिव कार्यालय ने जारी किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।